क्या करने के भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है बस तो बढ़ गया। चलो भाई शुरू करते हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम जो है ये आपका नजदीक आ गया है। हाल फिलहाल में 14 मई को ये एग्जाम आपका होना है। और अगर जीएस पेपर 1 की हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं समय समय पर उन इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं इनिशिएटिव्स और कुछ तथ्य जो उत्तर प्रदेश की स्टैटिक तथ्य हैं। देखो एक चीज होता है कि जो आपकी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा डिफरेंट वेरियस आपकी स्कीम्स निकाली जा रही है। दूसरा आपका होता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन कहने का मतलब क्या है? स्टैटिक पोर्शन का मतलब कहने का यह है कि उत्तर प्रदेश की, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। बताइए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जनजातियां रह रही हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं, डिफरेंट आपकी जो बोलियां हैं जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या फिर जो आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उन जिलों में किस प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं या ये जिले किस चीज के लिए फेमस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा? स्टैटिक पोर्शन में आएगा। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में थोड़ा थोड़ा आज हम करेंगे। अब लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हमने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 96 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की गई। कितने? 96 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी या हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला हम लोग देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमने हमेशा आपसे कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण ये क्या है? एक वैश्विक समस्या है। किस प्रकार की समस्या है ये? वैश्विक समस्या है। वैश्विक समस्या क्यों वर्तमान समय में है भैया बताओ जरा। अगर हम इस पे एक कॉम्प्रिहेंशन स्टडी करें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में भी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर क्वेश्चन ये बने कि भैया बताओ कि पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक समस्या है या हम कह सकते हैं एक वैश्विक विचार का विषय है, किस प्रकार से? देखो हमने कहा कि जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके उद्योगों की स्थापना हुई है। उद्योगों की स्थापना से क्या बढ़ा? उद्योगों की स्थापना से बढ़ता है कार्बन एमिशन, या सिंपल शब्दों में हम कहें कि इससे क्या हुआ? इससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, जो वन आच्छादित क्षेत्र है, जो वनावरण का क्षेत्र है, उसमें भी क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। वन आच्छादित क्षेत्र भी क्या हुआ? डिक्लाइन कर गया, कम हो गया, जिससे हमारा इकोलॉजिकल चेंजेस और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं उभर कर सामने आई, जिससे कि हमारा पूरा विश्व, आप लोगों ने कुछ समय पहले ये पढ़ा होगा कि आपके अंटार्कटिका के ऊपर का जो ओजोन लेयर है वो क्या हो गया था? उसमें छेद हो गया था। अभी धीरे धीरे क्या हुआ है? भर चुका है। ठीक है, ये सारी समस्याएं किससे उत्पन्न होती हैं? ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी क्या करें? पर्यावरण संरक्षण करें। तो उत्तर प्रदेश ने 131 करोड़ पौधारोपण किया है। साथ ही साथ गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दूध, तिलहन, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, ये सारी फसलें जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है। इन
ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इन फसलों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दूध, तिलहन, इनके उत्पादन में क्या है? अव्वल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर एक क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे ज्यादा अवशोषण होता है वो गन्ना करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा अवशोषण हाँ गन्ना के द्वारा किया जाता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, कहीं अगर ये तथ्य होगा तो मैं बताऊंगा। ये सर अगला है हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। वैसे तो ये योजना क्या है कि ये पूर्ण रूप से स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये योजना जो है पूर्ण रूप से किसके द्वारा संचालित की जाती है? ये योजना पूरी रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, या हम कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड है, फंडेड है। इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, और ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास एवं शहरीकरण मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है, और इसको पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इसके अंतर्गत 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 1,190 करोड़ का ऋण दिया गया है। इस योजना के कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो ये योजना लॉन्च कब की गई है? ये योजना लॉन्च की गई है 1 जून 2020 को, और रिसेंटली इस योजना को दिसंबर 2024 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत 3 चरणों में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रदान किया जाता है। आपके जो रेहड़ी लगाने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठेला लगाते हैं या फिर दुकान पर हैं, इन सभी लोगों को क्या किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, पहली स्टेज में इसमें टोटल ऋण दिया गया है 10,000 रुपीस का। ठीक है, पहली चरण में 10,000 रुपीस का। दूसरे चरण में इन्होंने कहा कि 10,000 और दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीस सेकंड चरण में, और थर्ड चरण में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपीस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये योजना जारी कब की गई थी? जून 20 में। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक के लिए। फुल्ली ये फंडेड है इसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम डेवलपमेंट देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स लगभग 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को इसके तहत लाभ प्रदान किया गया है, और लगभग 1,190 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आपका मनरेगा है या जिसको नरेगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। नरेगा की स्कीम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे पूछे नहीं जाएंगे। अगला देखिए, जनधन योजना आपकी आ जाएगी, और साथ ही साथ डीबीटी। अब देखो डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। देखो सरकार क्या करती है, समय समय पर किसानों को, और साथ ही साथ क्या हम कह सकते हैं कि जनता को क्या प्रदान करती है? सब्सिडीज प्रदान करती है। एक टर्म हो गया सब्सिडी। ठीक है,
और दूसरा एक टर्म हो गया आर्थिक सहायता। दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? एक हमने कह दिया सब्सिडी और दूसरे में हमने कह दिया आर्थिक सहायता, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट या डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, तो सब्सिडी क्या है? सब्सिडी कोई बताएगा सब्सिडी क्या होती है? नहीं पता? आप सर सब्सिडी क्या होती है नहीं पता? सब्सिडी क्या होती है? समझो, देखो सब्सिडी क्या है? एक प्रकार का डिस्काउंट है, एक प्रकार की क्या है? छूट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? 100 रुपीज है। उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? 100 रुपीज है। तो 100, अब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो जन साधारण के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं कि ये इनकी मूलभूत आवश्यकताओं में एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट पे सरकार ने क्या किया कि देखो भैया कि हम आपको 100 में से 20 रुपए जो है यह सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसका वहन कौन करेगा? सरकार करेगी। और बचा हुआ 80 रुपीज आपको प्रोवाइड करना है। तो अब ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। तो ये 20 रुपए है, यही क्या है? सब्सिडी है, जो सरकार अपनी तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में आपको प्रदान कर रही है। ठीक है, अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले सब्सिडी क्या होती थी? पहले सब्सिडी होती थी आपकी जो हमें दिखाई नहीं देती, या हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होती थी। सब्सिडी की क्या है? दो तरीके से दी जा सकती है, एक आपकी प्रत्यक्ष रूप से और एक आपकी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे पहले आप लोग सिलेंडर लेते थे, पहले क्या होता था कि हम लोग क्या सिलेंडर जब लेते थे तो सिलेंडर का एक फिक्स प्राइस था और उस प्राइस पर हम एलपीजी सिलेंडर अपने घर में लेकर चले आते थे। तो सरकार पहले से ही सब्सिडी ऑलरेडी इंक्लूड कर देती है। सरकार ने अब क्या किया कि पहले आपको पूरा प्राइस देना होगा और सब्सिडी बाद में आपके खाते में आ जाएगी। तो अब क्या है? अब आपके खाते में डायरेक्टली सब्सिडी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। पहले सरकार क्या कर रही थी कि हर सिलेंडर को सब्सिडाइज कर रही थी, और जब आप सिलेंडर लेने जाते थे तो आपसे सब्सिडी को हटाकर जो आपका पार्ट है वो ले लिया जाता था। अब आपको सब्सिडी के साथ में पूरा देना है पैसा और सब्सिडी बाद में आपके खाते में आ जाएगी। क्लियर है? तो जो बिचौलिए का पैसा बीच में कट जाता है, जैसे सिलेंडर्स बहुत सारे ऐसे होते थे कि ब्लैक कर लिए जाते थे, अब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी लगा रखी है और सिलेंडर बैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है, बिना कनेक्शन से आपने बेच दिया, तो उस पर वो सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच जाती थी जिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने इसीलिए ऐसी स्कीम्स को लाया जाता है कि आपके पास डायरेक्टली पैसा पहुंच सके, जो सरकार के द्वारा जो आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है वो आपके पास डायरेक्टली पहुंचे। अब दूसरा आर्थिक सहायता किस प्रकार से देती है? सरकार देती है अनुदान। क्या देती है? अनुदान देती है। जैसे किसानों के प्रोत्साहन के लिए सरकार कुछ अनुदान प्रदान करती है। सरकार ने कहा कि भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट नेचुरल कृषि, या हम कह सकते हैं कि आपकी प्राकृतिक कृषि का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो प्राकृतिक कृषि के कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि लगभग 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे प्राकृतिक कृषि के लिए, बताया था। और प्राकृतिक कृषि में 15,000 क्लस्टर्स बनाकर लगभग 50,000 किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि ये आपके जो 15,000 क्लस्टर्स होंगे इसमें लगभग 50 हेक्टेयर का साइज होना चाहिए, जिसमें आपके ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सम्मिलित किया जाएगा और इनको 15,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 15,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान करेंगे, 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। तो ये आर्थिक सहायता सब्सिडी के रूप में आएगी। ये जो पैसा इनको दिया जाएगा क्या सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा? नहीं, ये क्या है? डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ठीक है, 15,000 पर ईयर दिया जाएगा। 15,000 पर ईयर, ठीक है। अब देखो, इसके लिए सरकार ने क्या कहा, इसके लिए सरकार ने लोगों को जनधन योजना के माध्यम से, अब जब डीबीटी लागू होगा तो डीबीटी लागू होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोग किससे जुड़े हों, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हों। सभी लोग किसमें हो, बैंकिंग सिस्टम में हो। जब बैंकिंग सिस्टम में होंगे तभी तो हम उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ डीबीटी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने योजना शुरू करी, कौन सी, जनधन योजना, जिसके अंतर्गत लोगों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए अकाउंट्स खुलवाए, जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलवाए गए, ठीक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण अंचल के लोग भी जनधन योजना के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में आ सकें। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी जनपदों को क्या कर दिया गया है, ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया। ओडीएफ में 3 आपके रहते हैं, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 3 आपके स्तर हैं जिनके स्तर पर ओडीएफ या ओपन डिफेक्शन फ्री दिया जाता है। 3 स्तर हैं। बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत इसको लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये आता है, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओपन डिफेक्शन फ्री के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को क्या कर दिया गया है, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया है, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर है। अब इन तीनों स्तरों की हम लोग बात कर ले कि भैया ओडीएफ क्या है, ओडीएफ प्लस क्या है और ओडीएफ प्लस प्लस क्या है। क्लियर है, अंदर समझिएगा। ओडीएफ हमने कहा कि क्या है, खुले में शौच मुक्त है, सिंपल। ये क्या है, खुले में शौच मुक्त है, यानी कि कोई भी आपका ऐसा एरिया है जहां पर खुले में शौच नहीं हो रही है तो हमने कह दिया कि ओपन डिफेक्शन फ्री है। दूसरा हमने कहा कि ओडीएफ प्लस है। ओडीएफ प्लस क्या है कि खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ टॉयलेट्स जो आपके बनवाए गए हैं, ऑल टॉयलेट्स आर फंक्शनल, ठीक है। और ये सभी कब दिया जाता है, एट अ पॉइंट ऑफ डे पर दिया जाता है, एट अ पॉइंट ऑफ डे। जिस दिन जांच हुई उस दिन क्या स्थितियां हैं, एट अ पॉइंट ऑफ डे। ये आपने देखा कि जिस दिन जांच हुई उस दिन पता चला कि आपके पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में, केवल एक छोटे स्तर की बात कर ले कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने कहा कि खुले में शौच मुक्त है और साथ ही साथ जितने भी टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया है वे सभी फंक्शनल भी होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ऐसी स्थिति में उसको क्या दर्जा दिया जाएगा, ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाएगा। अब ये दोनों ही, यानी कि खुले में शौच मुक्त भी होना चाहिए, सभी टॉयलेट्स फंक्शनल भी होने चाहिए, और साथ ही साथ सीवेज लाइन जो है आपकी और ओपन वाटर, जो आपका सड़कों पे पानी बह रहा है, ये सारी चीजें ये भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसको लेवल दिया जाएगा ओडीएफ प्लस प्लस का। तो इसमें 3 चीजें शामिल हो गई कि खुले में शौच मुक्त होना चाहिए, ऑल टॉयलेट शुड बी ऑपरेशनल, एज वेल एज सीवेज लाइन और ओपन वाटर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नालियों से बाहर पानी ना बह रहा हो। तो ऐसी स्थिति में उसको दिया जाएगा क्या, ओडीएफ प्लस प्लस का। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट है आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को निशुल्क रसोई कनेक्शन प्रदान किया गया है।
उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना आपकी मई 2016 में शुरू की गई थी। मई 2016 में इसको शुरू किया गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका है 100% एलपीजी कनेक्शंस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया तो शुरुआती चरण में रूरल एरिया के लिए, फिर आप आगे देखेंगे कि इसको रूरल एरिया के साथ साथ आपके अर्बन एरिया में भी एलपीजी कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। एक और उज्ज्वला योजना है जो कि 2007 में लॉन्च हुई थी इसी नाम से, ठीक है। उज्ज्वला योजना 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ठीक है। उज्ज्वला योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका आशय क्या था या इसमें क्या चीजें दी गई थी? पहला, बाल एवं महिला ट्रैफिकिंग, जो आपकी विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उसको रोकने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। चाइल्ड एवं विमेन, चिल्ड्रन एवं विमेन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 2007 में उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बाद में 2016 में एलपीजी कनेक्शंस के लिए इसी नाम से योजना आती है और उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ इस वर्ष पात्र कनेक्शंस को दिया गया। अगली योजना है आपकी सौभाग्य योजना। ये सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, इंप्लीमेंटेशंस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सौभाग्य योजना, देखो जब आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जब लॉन्च करता है, या तो वो फुल्ली फंडेड होगी। स्कीम्स क्या होती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फुल्ली फंड करेगा, पूर्ण रूप से हम क्या कर रहे हैं? फंड प्रदान कर रहे हैं। जितना भी पैसा लगेगा वो सारा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। दूसरा क्या होता है कि पार्शियली फंडेड होती है, पार्शियली फंडेड। और पार्शियली फंडेड में रेशियो होता है। रेशियो क्या रहेगा? रेशियो रहता है 60-40 का, कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर ऐसी योजनाओं का रेशियो लगभग 90:10 होता है, कि 10% नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है, जो आपकी 7 सिस्टर्स में अंतर्गत आते हैं उनके लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ऐसी योजनाएं होती है इनकी फंडिंग 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट करता है, क्योंकि वहां के स्टेट्स में क्या है? संसाधनों की कमी है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली योजना है आपकी सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब शुरू की गई है? बताओ भैया, सौभाग्य योजना है किसके लिए? इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल सेक्टर्स as well as this scheme was launched in, बताओ भैया स्कीम कब लॉन्च की गई है? सौभाग्य योजना मार्च 2019 में लॉन्च की गई है, 2019 मार्च 2019, और इसका लक्ष्य क्या है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि सभी इसके अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो बात अलग की है कि सरकार ने बाद में मीटर का भी पैसा जोड़ लिया बिल के अंतर्गत। आगे देखो, जल्दी जल्दी देखें, बहुत सारी है।
चार्जिंग स्टेशन सरकार मुफ्त जमीन देगी, इसको हटाओ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अगस्त 2019 में 5.16 लाख करोड़ 16 लाख लोगों को कनेक्शंस दिए गए और 2023 तक ये डेटा बढ़कर कितना हो गया है, 1 करोड़ तक पहुंच गया है। 1 करोड़ तक पहुंच गया है। ये डेटा कब का है, अप्रैल 2023 का, इसी महीने का डेटा है। अब देखते हैं कि जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन आपका कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या चीजें हैं, जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है, देखो भैया ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि पानी की उपलब्धता या जल की उपलब्धता क्या है, नहीं हो पाती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पानी के लिए काफी दूर तक ट्रैवल करके जाना होता है, ट्रैवल करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की सर्वाधिक कमी है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था वहां पर नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थितियों में आपका ये लॉन्च किया गया मिशन, इसके अंतर्गत 55 लीटर 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये लक्ष्य आपका रखा गया कि हम 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ फुल्ली फंक्शनल टैप कनेक्शन, फुल्ली फंक्शनल टैप कनेक्शन। टैप कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपके घर तक आपको टैप यानी टोटी एक लगा दी जाएगी, आप उससे जल ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर पर या आपकी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम सभा है, उसमें 5 गांव आ रहे हैं, तो 5 गांव के लिए एक टंकी बना दी गई, ठीक है, और उस टंकी का कनेक्शन हर गांव में कर दिया गया। ये आप लोग देख भी रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वर्तमान समय में जगह जगह पर टंकी का निर्माण करके पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। तो किसके अंतर्गत है ये आपका किसके अंतर्गत है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया, ठीक है। और इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवारों को कनेक्शंस प्रदान कर दिए। क्लियर है, जल जीवन मिशन समझ में आ गया। आगे देखो, योगी जी हैं हमारे, ठीक है, धार्मिक स्थलों में, इसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, फैक्चुअल डेटा है, ये इंपॉर्टेंट। पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये भी आपकी फरवरी 2019 में लाई गई थी। फरवरी 2019 जो आपका इलेक्शन ईयर था, इसमें बात क्या कही गई, इसमें बात कही गई कि किसानों को, जो आपके लघु और सीमांत किसान है, लघु और सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत किसान, इसका हमने अर्थ आपको बताया था कि लघु और सीमांत किसान में अंतर क्या होता है। मैम प्लीज बताइए, लघु और सीमांत किसान में क्या अंतर है, कौन से किसान लघु किसान कहे जाएंगे और कौन से किसान सीमांत किसान कहे जाएंगे। आप बताइए सर पीछे, बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो, हाँ आप बताइए सर पीछे, लघु और सीमांत किसानों का क्या क्राइटेरिया है, किन किसानों को हम लघु किसान कहेंगे और किन किसानों को हम सीमांत किसान कहेंगे। 5 बीघा, हेक्टेयर, हाँ बताइए। वेरी गुड, ठीक है, सीमांत किसान होते हैं। देखो ऐसे समझ लो, लघु में क्या होता है, जिनके पास 2 या 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, सॉरी 1 हेक्टेयर से और 2 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीन होती है,
उनको हम क्या कह देते हैं कि ये लघु किसान है। ठीक है। और मार्जिनल फार्मर्स जो बिल्कुल सीमांत है, सीमांत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एज पर, किनारे पर है। ठीक है, अगर इधर चले गए तो गिर जाएंगे, सीमांत है, किनारे पर है, एज पर है, तो उनको कहा जाता है सीमांत किसान। तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको हम क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। और इनके लिए सरकार ने कहा कि हम हर 3 महीने में, हर 3 महीने में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कितने की? 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। ये किसके अंतर्गत कहा गया? ये आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कहा गया है। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये योजना आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 54 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। क्लियर है? चलो, अगला है आस्था का सम्मान। ये भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में भारत ने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है, और इस रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि अयोध्या में 17 लाख से अधिक दीपों को प्रज्वलित किया गया। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आता है। इसके साथ साथ अभी आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का क्या है? अमृत महोत्सव, या हम कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो क्या चल रहा है? आजादी का अमृत काल चल रहा है, क्योंकि आजादी के लगभग 75 वर्ष भारत ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस अवसर पर एक अभियान चलाया गया जिसको हमने कहा हर घर तिरंगा। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बैंकों में, आपके डाकखानों में 15 अगस्त के आसपास के, 15 अगस्त से लगभग 15-20 दिन पहले बैंकों हैं, डाकखाने हैं, इनमें क्या किया गया? लोगों को तिरंगा खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और साथ ही साथ काफी कम दामों पर तिरंगे आवंटित किए गए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब देखो, साथ ही साथ हरिद्वार में 100 कक्षों के आधुनिक सुविधायुक्त भव्य भागीरथी अतिथि गृह का निर्माण भी कराया गया है। ठीक है, वैसे हरिद्वार जो पार्ट है ये आपका उत्तराखंड का है, लेकिन ये इनिशिएटिव क्या है? उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी अतिथि गृह कहां पर बनवाया गया है? हरिद्वार में बनवाया गया है। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं, प्रयागराज में भव्य व दिव्य कुंभ का आयोजन। ये आपका कुंभ, ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है, छोटा कुंभ, और साथ ही साथ हर 11 वर्षों में एक बड़े कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसको महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज में ये स्थापित है, प्रयागराज में इसको मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में 2025 में महाकुंभ होना है, और इसके लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? चलिए, हर 11 वर्षों में होता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है भैया?
श्रम योगी मानधन योजना, हाँ बताइए। रोजगार से जुड़ी नहीं है, इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा, केवल मानधन प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपको पैसा दे दिया जाएगा, रोजगार मत मांगो, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। पैसा ले लो, 500 रुपये महीना ले लो, काम चला लो उसमें, ठीक है। जैसे आप अभी रिसेंटली एक स्कीम चलाई गई थी श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड आप लोगों ने भी बना लिया होगा मेरे ख्याल से, 500 रुपये के लालच में। आए खाते में? नहीं आए? आए से वापस चले गए। इनकम टैक्स भरते हो हैं? नहीं भरते हो तो क्यों वापस चले गए? कभी टीडीआर कोई फाइल किया होगा, टीडीएस फाइल किया होगा या कुछ ऐसा फाइल किया होगा तो इस वजह से कैंसिल हो गया होगा। चलो भैया इसकी हम बात करते हैं, ये ई श्रम कार्ड से अलग है। इसके अंतर्गत 60 वर्षों, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को एक पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, और पेंशन कितनी रहेगी? 3000 रुपीस की ये पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी। बेसिकली ये योजना किसके लिए है? श्रमिकों के लिए ये योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 3000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर है? यह योजना लॉन्च कब करी गई है? तो ये योजना आपकी 2019 में लॉन्च करी गई है, फरवरी 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया। फरवरी 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ बाल श्रमिक विद्या योजना, जो भी योजनाएं हैं देखो इनको आप लोग लिख लीजिए, इनको डेट और कब लॉन्च की गई है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है? एक एक योजना को लेके चलेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो बाल श्रमिक विद्या योजना में 2000 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही साथ 675 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास और 9,999.7 लाख उनके खाते में ट्रांसफर भी किए गए हैं। बंधुआ श्रमिक आप लोग समझ रहे हैं? बंधुआ श्रमिक का कंसेप्ट समझ रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो समझ पा रहे हैं बंधुआ श्रमिक? बस इतने, इधर कोई नहीं जानते बंधुआ। बंधुआ क्या होता है? देखो बंधुआ किससे बना है? बंधन से। अरे भैया ऐसे नहीं काम मिलेगा। आप लोग क्या करते हो, कैसे क्या करते हो भैया? बंधुआ ये आप लोगों को जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जब इनको पता नहीं है तो आगे हम अगली क्लास में जब डिसीजन मेकिंग पढ़ाएंगे तो आप लोग उसमें क्या समझोगे? सब हवा हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। बंधुआ का मतलब क्या है? बंधुआ का मतलब सिंपल है, क्या है? बंधन। और बंधन में जिसको बांध लिया गया हो, बांध में जैसे कोई श्रमिक है उसको आपने क्या कर लिया? अपने यहाँ काम पर रख लिया, लेकिन आप उसको भत्ता नहीं दे रहे हैं, आप वेजेस नहीं दे रहे हैं, या जो वेजेस आप दे रहे हैं वो वेजेस उसके काम के अनुसार क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कर, दूसरी जगह उसको काम भी नहीं करने दे रहे कि नहीं तो हमारे यहाँ ही काम करो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे श्रमिकों को कहते हैं बंधुआ श्रमिक। तो इनका क्या किया गया? इनका पुनर्वास किया गया, इनको क्या किया गया? रिहैबिलिटाइज किया गया, रिहैबिलिटेशन किया गया। भैया वहां से इनको हटाकर दूसरी जगह पे पुनर्वसित किया गया, इनके रहने की व्यवस्था कराई गई और साथ ही साथ इनको आर्थिक अनुदान राशि भी प्रदान की गई। क्लियर है? बंधुआ श्रमिक समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं रोजगार तकनीकी शिक्षा से दक्ष बने रहे युवा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे कि आईटी सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए राजकीय आईटी में 58 नवीन कार्यशाला कक्षों का, 87 नवीन थ्योरी कक्ष और आईटी लैब का निर्माण किया गया। ऋण प्रवाह अभियान में, ऋण प्रवाह अभियान किसके लिए है? बेसिकली जो बच्चे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस ऋण के साथ वो क्या कर सकते हैं? अपनी यूनिट स्थापित कर सकते हैं, अपना बिजनेसेस स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऋण के माध्यम से हायर स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लगभग उत्तर प्रदेश के द्वारा 37,000 करोड़ ऋण वितरित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहां से देखो एक और निकल के आ जाता है फैक्ट कि आपके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जो आपके आईटीआई हैं, टोटल कितने आ जाएंगे 150। तो 150 संस्थानों को किसके साथ में जोड़ा गया है, टाटा के साथ में जोड़ दिया गया। इन संस्थानों को किसके साथ जोड़ दिया गया, टाटा के साथ में। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के आईटीआईज को किसके साथ में कोलैबोरेट किया गया है या किस कंपनी के साथ में कोलैबोरेट किया गया है, इसका क्या आएगा आपका, टाटा के साथ में कोलैबोरेट किया गया है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो क्या बात है, फ्लैट रेट योजना। फ्लैट रेट योजना किससे संबंधित है, बेसिकली आपका बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। इसमें बात क्या कही गई, ठीक है। और इसके लिए एक पावर लूम बनाया जाएगा जिसको कहा गया अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, ये पूरा नाम है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, ठीक है। बुनकर विद्युत यानी कि ये किसको प्रदान की जाएगी, बुनकरों के लिए, जो आपके वीवर्स हैं उनके लिए है बुनकर विद्युत प्रदान। इसके अंतर्गत 5 केवी 5 किलोवाट तक के कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन के लिए अनुमन्य नहीं होगी, ठीक है। इसमें वाराणसी कलावस्तु जरी निर्माण मशीन ये शामिल है। वाराणसी कलावस्तु और जरी निर्माण मशीन ये किससे, बुनकर आपके जो आप वीवर्स हैं उनसे संबंधित है। जरी आप लोग समझते हैं, जरी जरी एक प्रकार की का कढ़ाई होती है, ठीक है, जो आपके डिफरेंट कपड़ों पे कढ़ाइयाँ की जाती हैं उनको जरी का वर्क बोला जाता है। जैसे कि लखनऊ के क्षेत्र में चिकनकारी, ठीक है, लखनऊ के क्षेत्र में क्या होता है, चिकनकारी फेमस है। इसी प्रकार से जरी जो है, जरी और एक और टर्म है जरदोजी, ठीक है, एक टर्म है जरदोजी। जरदोजी में क्या होता है कि एक अड्डा टाइप में होता है, एक पूरी बेंच होती है, देखा भी होगा आप लोगों ने, उस पर कपड़े को चारों तरफ से बांध दिया जाता है और उसमें कारीगर फिर बहुत ही सूक्ष्म काम होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें वाराणसी कलावस्तु और जरी निर्माण मशीन ये दोनों चीजें शामिल हैं। 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन इसमें अनुमन्य होंगे। इसके साथ साथ झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना, ठीक है, झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना ये भी आपकी मंत्री परिषद के द्वारा एक्वायर की गई है, इसको भी शुरुआत किया गया है। साथ ही साथ प्रदेश में अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावर लूम बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार सृजित कराकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया, ठीक है। ये हाल ही की योजना है, आपकी इसी वर्ष की 2023 की कैबिनेट के अंतर्गत इसको लाया गया। अब देखिए इसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 5000 का व्यय किया जाएगा, 5000 के अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, 5000 का अनुदान है। हथकरघा एवं पावर लूम बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार सृजित कराकर सामाजिक और आर्थिक जीवन में स्तर तुलने का संचालन किया जाएगा, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि भैया अपलिफ्टमेंट करना है, अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना एक बार, जो हम लोगों ने बताया था कि शोषण का मॉडल, हमने कहा था कि आपके जो माओ जेडोंग हैं, माओ जेडोंग ने कहा कि ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मॉडल है ये आपका शोषण का मॉडल है, और इन्होंने कहा कि शोषण कैसे हटाया जा सकता है, अधिकार देकर हम हटा सकते हैं। चंकाई शेख का ऐसा कहना था, ठीक है। दूसरा एक चीज क्या है, राइट्स आपने दे दिए,
तो शोषण हट जाएगा, राइट्स अधिकार देती है। इसके अलावा और क्या चीज है जिसको देकर आप शोषण को हटा सकते हैं? या हम कह सकते हैं समाज का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है? आर्थिक सुधार। अगर आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया जाए तो भी क्या होगा? शोषण खत्म हो जाएगा। शोषण का जो स्तर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि समाज में आर्थिक स्तर समान होगा, यही अवधारणा तो माओ सेतुंग ने दी थी कि भैया आर्थिक स्तर भी शोषण का एक कारण है। आर्थिक स्तर यहाँ पर केवल और केवल धार्मिक या आपका जातिगत कारण शोषण के नहीं है, आर्थिक स्तर भी एक शोषण का कारण है। यदि आर्थिक स्तर पर सभी बराबर होंगे तो धार्मिक और जातिगत स्तर पर शोषण भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका स्तर भी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि आर्थिक स्तर से हम लोग सुधार करते हैं तो शोषण का स्तर भी डाउनफॉल करेगा। क्लियर है यहां तक? ये कंसेप्ट समझ में आया? चलिए ये हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक टर्म है नित्रा, इसको ध्यान रखिएगा। नित्रा किससे संबंधित है? पावर लूम सर्विस सेंटर है। ठीक है, नित्रा क्या है? पावर लूम सर्विस सेंटर है। पावर लूम क्या होता है समझ में आ रहा है? पावर लूम समझ में आ रहा है? देखो दो शब्द हैं, एक आपका है हैंडलूम और दूसरा है पावर लूम। आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो किसी चीज में। लूम का मतलब क्या होता है? हथकरघा। हैंडलूम, लूम का मतलब सिंपल करघा होता है जिसके माध्यम से बुनाई की जाती है। आपने देखा होगा हथकरघा होता है जिसको इस प्रकार से चलाया जाता है, बीच से ऐसे मारा जाता है, चलाया जाता है। एक गिल्ली टाइप की होती है जो हाथ धागा लेकर एक डाल देती है। क्लियर है? तो हथकरघा होता है जिसको हाथ से चलाया जाता है। पावर लूम का मतलब सिंपल है कि जिसको मशीनरी की सहायता से चलाया जाएगा। तो मशीनरी की सहायता से चलाया जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा। आगे समझ में पावर लूम क्या है? अगला देखो, मंत्रिपरिषद ने अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0, जिसको अमृत 2.0 के नाम से भी जाना गया है, जिसके अंतर्गत आगरा जनपद में नगर निगम आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना, इसको बुंदू कटरा जोन में, ठीक है, बुंदू कटरा जोन से संबंधित है ये आपकी कहां पर लॉन्च की गई है? आगरा में लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत अनुमोदित लागत है 26,432.43 लाख। ठीक है, लॉन्च कहां करी गई है? आगरा में लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 यानी अमृत 2.0 है, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, ये हम पीडीएफ भेज देंगे, इसमें परेशान नहीं, लिखना इतना नहीं। इसके साथ साथ एक हम लोगों ने देखा कि आपकी आगरा में, दूसरा इसी योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में गाजियाबाद सीवरेज योजना, गाजियाबाद सीवरेज योजना, ये आपकी करहेड़ा जोन की, करहेड़ा जोन, ठीक है, ये आपकी लॉन्च करी गई है। तो आगरा के लिए ध्यान रखिएगा, आगरा के लिए आपकी नगर निगम आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना है। ठीक है, नगर निगम आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना। और दूसरी आपकी गाजियाबाद के लिए है, ये आपकी गाजियाबाद सीवरेज योजना है जो करहेड़ा जोन में। क्लियर है? दोनों एक ही योजना के अंतर्गत है, अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के अंतर्गत है। आगे देखिए, लखनऊ में पेयजल डिस्ट्रिक्ट डी के अंतर्गत सरोजनी नगर प्रथम और सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड, साथ ही साथ इब्राहिमपुर वार्ड में पेयजल आपूर्ति संबंधित प्रायोजना लागू की गई है। तो 3 स्तरों पर 3 आपके जिले हैं। पहला है आपका आगरा, गाजियाबाद
और लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और लखनऊ, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पेयजल के लिए डिफरेंट आपकी योजनाएं, गाजियाबाद में सीवरेज की है, ठीक है, बाकी लखनऊ और आगरा में पेयजल के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसके अंतर्गत अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के अंतर्गत लॉन्च की गई है, ठीक है। इन तीनों जिलों का नाम याद रखिएगा। चलो, उत्तर प्रदेश नई खेल नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ इसके अंतर्गत ही राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अभी तक क्या था, साई हम जिसको बोलते हैं, स्टेट अथॉरिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी क्या है, भारत के लिए केंद्र सरकार का है। अब उत्तर प्रदेश में आपकी स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलो, ये देखो, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ रैंक हासिल हुई है, ठीक है। A++ रैंक आपकी किन-किन यूनिवर्सिटीज को मिली है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि नैक मूल्यांकन में A++ की रैंक निम्नलिखित में से किन यूनिवर्सिटीज को मिली है, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, इसका आप लोग नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ निवेश आपका टोटल शिक्षा संस्थानों के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ का होने वाला है। इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन हो चुका है। नैक मूल्यांकन जो है भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की वैरायटी को मूल्यांकित करता है। यहाँ पर शिक्षण किस प्रकार का, शिक्षण कार्य किस प्रकार का हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी किस प्रकार का है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ पर बना है, ठीक है। स्टडी का एनवायरनमेंट है कि लोग ऐसे टहल रहे हैं, क्लियर है। तो इन सभी कई सारे इसमें आपके घटक रहते हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, क्लियर है। चलो, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 15 निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाएगा। 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाएंगे। ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाएंगे कितने राजकीय विद्यालयों में, 119 महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाएंगे, क्लियर है। ई लर्निंग पार्क का क्या आशय है, बहुत ही सिंपल है। ई लर्निंग पार्क, ई लर्निंग क्या होती है, हमने कह दिया ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ई लर्निंग क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ई लर्निंग क्या है कि आप इसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी स्टडीज कर पाए, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया ई लर्निंग, क्लियर है। और ऐसे ही ई लर्निंग पार्क, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर कंसेप्ट है कि हम लोग किस माध्यम से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रकार की ई लर्निंग है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर हूँ आपके समक्ष फिजिकल फॉर्म में, तो ये पार्शियल ई लर्निंग है। अगर मैं यहाँ पर होता किसी कोने में, घर से अपनी क्लास ले रहा होता, आप इस टीवी पे देख रहे होते, तो क्या हो जाता, ई लर्निंग, क्लियर है। चलिए, स्कूल चलो अभियान, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। चलो, अब देखो, समर्थ तकनीक प्रणाली,
समर्थ तकनीक प्रणाली, इसके अंतर्गत ये दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन चिन्हांकन और नामांकन किया गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 90% प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अवस्थापन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प बेसिकली क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बताया गया है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रेमिसेस हैं एज वेल एज जो आपके प्राइवेट प्रेमिसेस हैं, उनमें क्या होनी चाहिए? उनमें दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, उनमें क्या होनी चाहिए कि भैया दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे क्या है? रैंप होना, रैंप, साथ ही साथ कमोड, जो आपकी वेस्टर्न टॉयलेट्स होती हैं जो सूटेबल होती हैं दिव्यांगों के लिए, और कमोड के पास में एक प्रकार का इस प्रकार से एक रेलिंग लगी रहती है। ठीक है, जो दिव्यांगों के लिए बेसिक सुविधाएं हैं एज वेल एज डिफरेंट आपके रेलवे स्टेशन हो गए, कोई भी आपका गवर्नमेंट प्रीमिसेस है, जैसे आपका कचहरी हो गया, आवास विकास हो गया, डीएम ऑफिस हो गया, इन सभी में व्हील चेयर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हील चेयर, जिससे कि दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों में भी इस प्रकार की अवधारणा लाई, और प्राथमिक विद्यालयों में जो आपके जितने भी दिव्यांग, जैसे रैंप है, आपका वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, आपकी व्हील चेयर्स हैं, इन सभी को क्या किया गया है? सुविधाएं प्रदान की। लगभग 92% प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएं कर दी गई। निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन हमने आपको बताया था कितने से वर्षों के लिए है? 3 से 9 था, 12 बचा है, देख लेना एक बार। ठीक है, निपुण भारत मिशन 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है, और इसके अंतर्गत 1 वर्षीय बाल वाटिका हेतु शिक्षण सामग्री, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया जाएगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री जो आपकी रहती है, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, जब आप किसी ने बीएड या बीटीसी किया है तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, वो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। किया है किसी ने बीएड वगैरह किया? हाँ, तो बीएड में आप लोगों ने बनाया हो। आगे हम लोग देखें, देखो बेसिकली वो पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन किसके बीच में? शिक्षक और बच्चों के बीच में, ताकि आप बेटर तरीके से उनसे जुड़ पाए। अगला है एडवांस सपोर्ट की सेवा की 250, नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2700, 2270 एवं 108 के माध्यम से एम्बुलेंस का, वो याद रखिएगा कितना है? 108 आपकी लाइन है किसकी? एम्बुलेंस की। बाकी इसमें 14 ये है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घर का मिल रहा मालिकाना हक, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ठीक है, इसको पढ़िए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लगभग 51 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरित की गई है। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। ठीक है, यहां पर आप किसी वाद को दायर कर सकते हैं ऑनलाइन। जो वाद आपका किससे जुड़ा होगा? वो वाद आपका जुड़ा होगा जमीनी विवाद से। जमीनी विवाद के स्वामित्व को लेकर आपका वाद होगा, जिसको आप रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है, चलो भैया, ध्यानचंद पथ, ध्यानचंद पथ किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कि जितने भी आपके प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन प्लेयर्स के घरों तक हम क्या कराएंगे? सड़कों का निर्माण कराएंगे, सड़क व्यवस्था कराएंगे, और ऐसी सड़कों को क्या कहा जाएगा? ध्यानचंद पथ कहा जाएगा। ठीक है, ध्यानचंद पथ कहा जाएगा। इसके अंतर्गत 21 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, साथ ही साथ
जय हिंद वीरपत योजना। क्या है? जय हिंद वीरपत योजना। वीरपत योजना जैसे कि आपका खिलाड़ियों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद पथ है, उसी तरह से आपका जय हिंद वीरपत योजना है। ये किसके लिए है? ये सैनिकों और शहीदों के ग्राम तक मार्गों को निर्माण कराया जाएगा। इसमें टोटल 44 मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, टोटल आपके 46 शहीद हैं और 44 मार्ग आपके निर्माण कराए जाएंगे। क्लियर है? तो दो आपके हो गए। पहला ध्यानचंद पथ क्या है? ध्यानचंद पथ सड़क व्यवस्था है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों के निवास स्थान उनके गांव तक। दूसरा है आपका जय हिंद वीरपत योजना। ये आपका कहां तक है? शहीदों के ग्राम और घर तक योजना है। क्या उनके ग्राम और घर को सड़क के माध्यम से जोड़ना। क्लियर है? अगला है देखो 29 मार्च 2023 को बैठक में मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की भांति स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जैसा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियमावली को पंजीकरण को प्रस्तावित कर लिया गया। ठीक है, अर्बन डिजिटल मिशन क्या है? अर्बन डिजिटल मिशन क्या है बताओ। अभिषेक, चलो बताओ अर्बन डिजिटल मिशन क्या है? वेरी गुड। इतना बोलने के लिए आप लोग इतना क्यों परेशान होते हैं? अर्बन डिजिटल का मतलब क्या है? कि अभी तक जो कार्य पेन और पेपर्स पे होता था, अब वो क्या होगा? कंप्यूटर के माध्यम से होगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, आप लोगों का वाटर टैक्स आता होगा, हाउस टैक्स आता होगा, आप लोगों की जो अभी पार्षद के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें आपकी एक वोटर लिस्ट होगी। तो आपका जितना भी डेटा है, जो भी कुछ डेटा है आप लोगों का, वो सभी अब क्या हो जाएगा? डिजिटलाइज हो जाएगा। इसी को हमने कह दिया कि अर्बन डिजिटल मिशन। सभी कुछ क्या कर रहे हैं? डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल कर देंगे। पेपर जो आपके काम होते हैं, ये सभी क्या खत्म हो जाएंगे। अब सब कुछ क्या है? एक टैबलेट में रहेगा, उसके माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं, अधिकारियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देखो, यूपीएससी एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? डेटा होती है। और यूपीएससी आपसे ये डिमांड भी करता है कि डेटा को किस तरह से आप एनालाइज करते हैं। क्योंकि भैया जब आप अधिकारी बन जाओगे तो एक एक व्यक्ति से आप पूछने थोड़े ना जाओगे जमीनी स्तर पर। आपको जब नौकरी मिल जाएगी तो पता नहीं कौन से जिले में किस क्षेत्र में आपको लगा दिया जाए। रहने वाले सीतापुर के, पता चला गोरखपुर पहुंच गए, ज्वाइनिंग वहां मिल गई। अब वहां के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में तो आपको पता नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? उस गांव में जाओगे? नहीं, आपके पास तो फाइल आएगी और उस फाइल में डाटा होगा कि इस गांव में देखो भैया, इस गांव में इतने परिवार हैं, इतने परिवार में इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इस कास्ट के पीपल्स हैं, इस धार्मिक से जुड़े हुए हैं, इनका इस गांव का ब्लॉक से दूरी इतनी है। तो ये सभी क्या है? ये सभी डेटा के अंतर्गत आएगा। और इस डेटा को जितना ज्यादा अच्छी तरह से आप एनालाइज कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए
नीतियों को समझ पाना और नीतियों का क्रियान्वयन कर पाना आपके लिए सुगम होगा। और यही यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप डेटा को कितना ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशंस आपको कितनी आती है। डेटा इंटरप्रिटेशंस जितना ज्यादा आप कर पाओगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। आप जॉब में जब होगे तो जॉब में भी आप उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशंस अच्छी कर पा रहे हैं। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत तकनीकी सशक्तिकरण के लिए 10 लाख टैबलेट, पीसी एवं 25 लाख स्मार्टफोन के क्रय हेतु तैयार किए गए कोरिजेंडम सहित अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित कर दिया है। यानी जल्दी ही आप लोगों को पीसी या फिर टैबलेट प्राप्त हो सकता है। किसके अंतर्गत? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 10 लाख टैबलेट, पीसी और 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसके अंतर्गत है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। क्लियर है? चलो, 29 मार्च 2023 का है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, याद रखना इंस्टीट्यूट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कहां अवस्थित है, किस जिले में है। तो भैया कहां है ये आपका कहां है? लखनऊ में है। और पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि निर्माणाधीन है, क्योंकि बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो ना भैया, निर्माणाधीन है, लखनऊ के निर्माणाधीन भवन में अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने के लिए। ठीक है, तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये कहां पर है आपका? लखनऊ में है, हमारे जिले में। मैं देखने गया था। चलो, इसमें नहीं है ज्यादा तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। मंत्री प्रश्न में प्रशिक्षण आवासीय क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज के अंतर्गत अधिकृत 11 लाख खिलाड़ियों को जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित करने तथा उनके उपचार। हाँ, ठीक है, इसमें देखो, जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत लगभग 11,000 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाएगा और उनके उपचार पर लगभग 5 लाख तक का कैशलेस उपचार अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत क्या है? 5 लाख तक का कैशलेस इलाज व्यवस्था कराई गई। सभी का बना है? नहीं बना? बनवा लो भाई। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, साथ ही साथ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पर आप कैशलेस उपचार का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे आयुष्मान कार्ड है उसी के लिए पेंशन धारकों के लिए कार्ड बनता है, उसमें भी आपका 5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराएगा। अगला है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना क्या है? इसके लिए होगी, बताओ जरा। इसका जैसे नाम है, ये किसके लिए होगी? मछुआ समुदाय, या आप कह सकते हैं कि जो मत्स्य समुदाय है उनके लिए होगी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स आदि के क्रय हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 40% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें देखिए किसके लिए? मछुआ समुदाय के लिए है, और इसके अंतर्गत बिना इंजन की नाव उपलब्ध कराई जाएगी, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स। यदि इन सभी चीजों को क्रय करते हैं तो आपको 40% का सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। या सब्सिडी हम कह सकते हैं, या अनुदान उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपको पैसा दे दिया जाएगा, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 60% लेकिन आपको स्वयं से खर्च करना पड़ेगा और 40% सरकार देगी। ठीक है,
अब देखो, एक हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे कि हमारी हेल्थ का सर्टिफिकेट होता है, उसी तरह से जो आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जो आपके बड़े व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल करना होता है कि आपका ये वाहन चलने योग्य है अथवा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था कि जिस जनपद में रजिस्टर्ड होता है वाहन, उसी जनपद से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 में बदलाव किया गया, संशोधन किया गया है, और अब ये हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी जनपद में ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी जनपद में। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपका मोटर है, मोटर व्हीकल है जो आपका सीतापुर जनपद में रजिस्टर्ड है, यानी कि उसका नंबर क्या होगा, यूपी 34। अब वो मोटर वर्तमान समय में चल रहा है पूर्वी क्षेत्र के किसी हिस्से में, मान लीजिए कि बुंदेलखंड के बांदा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वहां से उसका हेल्थ सर्टिफिकेट खत्म हो गया, तो अब यहाँ आएगा, तो रास्ते में क्या होगा, कहीं चेकिंग होगी तो उसका चालान कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि जिस भी जनपद में आप चाहें वहां से हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कहां पे बदलाव किया गया, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 में बदलाव किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022, ठीक है, के प्रावधानों एवं क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के शुल्क में छूट प्रदत्त किए जाने की योजनाजात उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 50 में संशोधन भी किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मोटर यान का ये 30वां संशोधन है जिसमें नियमावली 2023 रहेगी। ठीक है, ये किया गया है। इसके अंतर्गत जब आप ई व्हीकल को खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेंगे, तो इसके अंतर्गत आपको छूट प्रदान की जाएगी, किसमें, पंजीकरण शुल्क में, पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। आपको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्रदान करते होते हैं, जब भी आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रदान करना होता है, तो उसमें छूट आपको प्रदान की जाएगी। क्लियर है? चलो आगे हम देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने जनपद शाहजहांपुर में लिपू लेक भिंड मार्ग, लिपू लेक भिंड मार्ग राजमार्ग संख्या 29 है, ये चैनज से चैनस तक, ये चैनज 468.750 से 497.050 तक मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की योजना लागू की है। ठीक है, शाहजहांपुर से रिलेटेड पास का ही है ये। केवल इतना ध्यान रखिएगा कि आपका राजमार्ग संख्या 29 क्या है, राजमार्ग संख्या 29 लिपू लेक भिंड मार्ग है, इतना आप ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसमें कितना लंबाई है, क्या चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण है, इसकी बात नहीं पूछी जाएगी एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आजमगढ़ जनपद में कैबिनेट ने गाजीपुर आजमगढ़ स्टेट हाईवे 67, ठीक है, मार्ग की 60 से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय अस्पालपुर आजमगढ़ 4 लेन पहुंच आपकी प्रदान की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आपका आजमगढ़ में है। क्लियर है? ठीक है, और यहां पर SH 67 को 4 लेन करने की बात करी जा रही है। बाघों की संख्या प्रदेश में 118 से 173 हो गई है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 118 से बढ़कर बाघों की संख्या 173 हो चुकी है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर निकाय में अमृत वन की स्थापना की गई है। अमृत वन बेसिकली कुछ नहीं है, पेड़ पौधों में लगाकर एक पार्क बना दिया गया, उसको बोल दिया गया अमृत वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसकी स्थापना कहाँ है, ग्राम पंचायत और नगर निकाय दोनों जगह पर इसकी स्थापना की गई है। और मनरेगा के अंतर्गत सभी जनपदों में 2 हाईटेक नर्सरी प्रक्रियाधीन है। 2 हाईटेक नर्सरी, नर्सरी यहाँ पर बच्चों नहीं है, नर्सरी यहाँ पर क्या है, पौधशाला है। ठीक है, पौधशाला जहाँ पर पौधों को रोपण किया जाता है, तो बेसिकली क्या हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी।
हाईटेक नर्सरी का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नवीन आपकी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करा जाएगा। जैसे आपका ग्रीन हाउस होते हैं, आपने देखा होगा नर्सरी के अंतर्गत ग्रीन हाउस होते हैं, ऊपर से ग्रीन कलर का पर्दा ढक दिया जाता है, उसके अंदर आपका पौधारोपण। तो उनमें क्या होता है कि बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो भी वो ग्रो नहीं करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस बनाकर उस पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर पौधे को टेम्परेचर प्रदान किया जाता है, मेंटेन टेम्परेचर प्रदान किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे हम देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटीज, टोटल आपकी कितनी उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज में 2000 करोड़ से ICCC एवं ITMS क्रियाशील किया जाएगा। साथ ही साथ जलापूर्ति 8.46 लाख घरों में और 7.06 लाख घरों में सीवरेज संयोजन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये है। इसके साथ साथ हरित भूमि व पार्क विकास की 260 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। एक और इसमें योजना है, इसको लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, नगरीय विकास की ये योजना है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसको देखिए बड़ी अच्छी टैगलाइन दी गई है, शहर बने रहे स्मार्ट, शहर बन रहे स्मार्ट, विकास का आधार, ठीक है। ब्रांडिंग देख रहे हैं आप, ब्रांडिंग कितनी अच्छी है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से उठाया हुआ डेटा है, ठीक है। ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सुशासन विकास रोजगार, डबल इंजन की सरकार, यूपी खुशहाल, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव इधर डाल दिया गया है, उधर हम लोग G20 की ले रहे हैं, G20 की अध्यक्षता आ गई है, ठीक है, G20 भी डाल दिया गया। शहर बन रहे स्मार्ट विकास का आधार, पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 17.62 लाख आवासों का निर्माण किया गया। स्वनिधि योजना अभी हमने आपको बताई थी, स्वनिधि योजना क्या है, इसके अंतर्गत किनको लाभान्वित किया जाता है और इसमें 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1,190 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इन शहरों के नाम आप याद रखिएगा, अयोध्या है, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर। इनमें से किसी एक सिटी के बारे में, एक सिटी का नाम आपसे पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हाइपर स्केल डाटा सेंटर, हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पर आ रहा है? ये ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला ये है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश का पहला है ये। आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र की सेवाएं राजस्व विभाग के केंद्रीकृत मोबाइल ऐप उमंग पर उपलब्ध होगा। तो ये आपका क्या है? उमंग ऐप है, जिसके माध्यम से आप आय, जाति, निवास ये सभी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जामिनेशन में भी। उत्तर प्रदेश का जो आपका यूपी SSC का एग्जामिनेशन होता है लोअर PCS का, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ यूपी PCS में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर हो गया। दूसरा है उमंग ऐप, किसके लिए है? उमंग ऐप किसके लिए है? आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए उमंग ऐप। क्लियर है? निर्बाध बिजली से जगमगा रहा प्रदेश, सार्वजनिक पथ प्रकाश हेतु 21,197 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना, ये सभी आपका है। इसमें ये आप देखिए संभव पोर्टल, ठीक है। संभव पोर्टल किसके लिए है?
आपके विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए है। किसका किया जाएगा? जो आपकी विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल का नाम है संभव पोर्टल, और संभव पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। सबको बिजली, हर खेत को पानी, बेसिकली ये आपका प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहीं से इसकी फंडिंग भी हो। इसके अंतर्गत निजी नलकूप में बिजली बिलों में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। निजी नलकूप के बिजली कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगा प्रतिबंध समाप्त। 1 लाख किसान लाभान्वित किए जाएंगे। साथ ही साथ 2,10,436 निजी नलकूपों का संयोजन किया जाएगा और किसानों के लिए अलग से 2,390 ग्रामीण विद्युत फीडरों का भी निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो भैया, डिजिटल सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। एक दिन आदमी भी डिजिटल हो जाएगा। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, आया है। पेज लिमिट रीच्ड, कैन नॉट इंपोर्ट पेजेस एनीमोर। तो ये क्या करें इसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। कितने लोग हैं जिनका पासपोर्ट बना हुआ है? एक। और कोई नहीं पासपोर्ट नहीं बनवाया? कभी भारत से बाहर जाने का मन है ही नहीं है? क्या अप्लाई कर चुके हैं? जब जब जाने का टाइम आएगा तब बनवाएंगे। कोई बात नहीं, बनवा लीजिएगा समय रहते हुए। तो भैया ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है। सबसे पहले तो भारत में इसकी रैंकिंग लिख लो। भारत की रैंकिंग कितनी है? 85, ठीक है। 85 भारत की रैंकिंग है। नंबर 1 पे कौन है? ठीक है।
देखो भैया, जापान जो है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। क्लियर है? ये कहां पर है? टॉप पर है, यानी कि इनका पासपोर्ट क्या है? सबसे ज्यादा सशक्त माना गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा सशक्त पासपोर्ट किसका माना गया है? जापान का माना गया है। इंडिया को 85th रैंक दी गई है। इंडिया को क्या है? 85th रैंक दी गई है। लोएस्ट पर कौन है? अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है सबसे कमजोर। ठीक है, लोएस्ट रैंक किसको मिली है? अफगानिस्तान को मिली है। अब पासपोर्ट के सशक्त होना या पासपोर्ट का कमजोर होना, ये क्या चीजें हैं? हम क्यों कहेंगे कि पासपोर्ट सशक्त है? पासपोर्ट क्या है? शक्तिशाली है। तो इसका मतलब है कि बिना वीजा आप कितनी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो जिस देश के नागरिक बिना वीजा ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं उसका पासपोर्ट सशक्त माना जाएगा। ठीक है, इंडिया में लगभग भारत में यह संख्या कितनी है? 49। भारत के नागरिक लगभग 49 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट अपना बैग पैक करिए, प्लेन में बैठिए और पहुंच जाइए। बस जहां पर आप पहुंचेंगे, जिस कंट्री में आप पहुंचेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और आपको वो क्या देंगे? ऑन अराइवल वीजा दे देंगे। ऑन अराइवल वीजा बोलते हैं। तो जब आप पहुंचेंगे तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि कम से कम आपके पास 20,000 रुपया होना चाहिए। वहां कंट्री पे रहे तो लो, पता चले कि अपना जेब खाली करके प्लेन की टिकट करा के पहुंच गए और वहां ढूंढ रहे हैं कि छोटा मोटा जॉब मिल जाए तो वहां से वापस आए। तो ऐसा देखा जाता है कि कम से कम तुम्हारी जेब में कुछ रुपया तो है, वापस जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो कुछ नॉर्म्स होते हैं ऑन अराइवल वीजा पाने की, जब आप ट्रैवल करोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इसके आधार पर ये चेक किया जाता है कि भैया आपका पासपोर्ट इंडेक्स में कि शक्तिशाली पासपोर्ट है आपका कमजोर। क्लियर है? आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत 39,395 लाख अभिमुक्त तथा 1,40,296 रोजगारों का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी देख लेते हैं, 2,81,060 अभिमुक्त तथा 7,58,65 रोजगार सृजित किए गए हैं। ठीक है, रोजगार सृजित करने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर किसी ना किसी माध्यम से रोजगार प्रदान किए गए हैं, चाहे वो आपके आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग आप समझ रहे हैं, संविदा के माध्यम से हो सकते हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग, संविदा, प्राइवेट, ये तीन आपकी श्रेणियां होती हैं। सरकारी नौकरी तो सृजित हो ही नहीं रही है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। टीसीएस में भी आती है तो 250 पोस्ट आती हैं, बहुत ज्यादा 300 आ जाती हैं। वो जमाने चले गए जब 1500 पोस्ट आती थी टीसीएस एग्जाम में, 1500 आती थी, 2500 आती थी, इतनी पोस्टें आती थी। अब वर्तमान समय में 2014 से जब से सरकार आई है तब से 750, घटते घटते 600, फिर 500, इस बार 300 ही है। 300 से कम है, 200 250 के आसपास है, 173 है। अब और कम होता है, 200 भी नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या लगातार घट रही है। वही हाल यूपीएससी का भी है। यूपीएससी में 2013 या 14 के आसपास सीटें आई थी 1200, जिसमें लगभग आपके 200 के आसपास आईएएस चयन किए जाने थे, बाकी अदर सर्विसेज में। अब ये संख्या घटते घटते पहुंच गई है 750 के आसपास, और आगे आने वाले साल में हम देखेंगे कि ये संख्या धीरे धीरे घटकर पहुंच जाएगी 500 के आसपास, और आईएएस केवल और केवल 50 या 60 ही पोस्ट आएंगी। तो आप लोग कमर कस लो, कंपटीशन और टफ होने वाला है। क्लियर है? चलो, आउटसोर्सिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो एक निकाय है, ये गवर्नमेंट निकाय है, अब गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग भी करना शुरू कर दिया। जैसे गवर्नमेंट का एक निकाय है और ये एक है प्राइवेट कंपनी।
प्राइवेट कंपनी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले क्या होता था कि संविदा पे रखे जाते थे लोग, ठीक है। संविदा में क्या होता था कि कुछ समय के बाद वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग करने लगते थे, इसके साथ साथ परमानेंट होने की मांग करने लगते थे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली किसके साथ होता था, सरकार के साथ में होता था। तो बोले ये सब तो बेकार चीजें हैं, ये हमसे कल को कुछ और मांगने लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट, अब ये हैं सब लड़के जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इनसे कहा हमें लड़के चाहिए, हमें क्या चाहिए, काम करने के लिए लड़के चाहिए, आप कहीं से भी ला कर दो। तो इन्होंने कहा कि भैया आ जाओ, ठीक है। अब ये सभी क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ करने के बजाय इनका कॉन्ट्रैक्ट किससे होगा, इस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से होगा, किससे होगा, और ये कंपनी क्या कर देगी, यहाँ पर आपको डिप्लॉय कर देगी, जाओ ये यार काम करो। इसको कहता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। और ज्यादातर सेक्टर्स में यही चीज जो है लागू हो गई। जैसे बिजली विभाग में देखो, अभी बिजली विभाग में रिसेंटली हड़ताल हुई थी, सारे बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी वो 24 घंटे बेचारे लगे रहे, बिजली आती रही, सरकार जानती थी कि हड़ताल होने वाली है। अब उन्होंने क्या किया था, आउटसोर्सिंग, अब वो तो हड़ताल पे जा नहीं सकते, उनका ठेकेदार उनके सर पे खड़ा है, अगर कोई भी अगर उस पे चला गया नौकरी से निकाल दिया जाओ, लगा दिया जाओ, दूसरा रख लेंगे। हड़ताल इसीलिए तो सक्षम नहीं हो पाई, नहीं तो बिजली विभाग जब हड़ताल पे चला गया तो किसको बिजली मिलेगी, किसी को नहीं। 4 दिन की हड़ताल, 72 घंटे की, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अगले हम लोग यहाँ पर एक इनिंग ब्रेक लेते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय सुशील कुमार, ठीक है। इनिंग ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आप लोग लिखिए, और अगले उसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।